नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है माधव नेशनल पार्क। तो कुछ दिनों पहले इसको लेकर के न्यूज आया था, और आज हम लोग जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये टाइगर रिजर्व होते क्या हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, और जो माधव नेशनल पार्क को इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया है, इसके मायने क्या हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक पर करने वाले हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम प्री की बात करें, मेंस की बात करें, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देखोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों एग्जाम के लिए इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ दिनों पहले आप देखोगे कि माधव नेशनल पार्क जो कि एमपी में है, उसे भारत का जो है 58वां यानी कि 58 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी न्यूज है। और जैसा कि मैंने कहा कि 9 मार्च को जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो है इसकी घोषणा की कि भारत को अब उसका जो है 58 टाइगर रिजर्व मिल चुका है, और वो कौन होगा, तो माधव नेशनल पार्क। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नेशनल पार्क है, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी के लिहाज से अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, तो ये उनके लिए भी बड़ा क्षण है। क्योंकि आप देखोगे कि ये 9वां ऐसा टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। टोटल तो हमारे देश में 58 टाइगर रिजर्व तो हो ही गए, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो कहां पर मिल रहे हैं, एमपी में मिल रहे हैं, और उनकी संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। देखो इससे पहले भी जो है आप देखोगे तो 2 दिसंबर 2024 को जो है क्या किया गया था, इसी तरह की घोषणा की गई थी। और वो जो रिजर्व है वो भी किससे, कहां पर है, एमपी में है। घोषणा की गई थी कि जो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखिएगा, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में, उसे जो है इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो आप देखोगे कि 3-4 महीनों के अंतराल में, 3 महीनों के अंतराल में 2 टाइगर रिजर्व एमपी को मिले हैं और पूरे देश को जो है मिले हैं। और याद रखिएगा कि इनके मिलने के बाद एक तो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, और उसके बाद अभी माधव नेशनल पार्क, इन दोनों के ऐड होने के बाद एमपी में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या कितनी हो गई है, 59 के करीब हो गई है, और देश में कितनी हो गई है, 58। तो याद रखिएगा कि 2 दिसंबर 2024 को इसी तरीके से एमपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि रत्तापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो अगर हम मैप में भी देख लेते हैं तो आप देखोगे यहां पर दिखाया जा रहा है कि जो टाइगर रिजर्व हमारे देश में है, जो कि अभी 58 उनकी संख्या हो गई है, उसमें से भारत के किस स्टेट में जो है कितने टाइगर रिजर्व है। स्टैटिक जीके में इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है 9 के, वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आप देखोगे राजस्थान है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इनके पास क्या है, 5-5 टाइगर रिजर्व है। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो टाइगर रिजर्व है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में किस तरीके से किया गया है। स्टैटिक जीके में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खास करके जो बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो जरूरी है कि वो कम से कम इस स्टैटिक डेटा को अपने दिमाग में रखें। तो सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है, तो एमपी में है, और उनकी संख्या कितनी है, 9। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा हम लोग अगर बात कर लेते हैं एमपी के बारे में, तो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो है टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, और मैंने यहां पर आपको वो सारे टाइगर रिजर्व के नाम दे दिए हैं जो कि कहां पाए जाते हैं, तो एमपी में। तो आप देखोगे कि पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ है ना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, फिर क्या है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, कान्हा, पेंच, रत्तापानी और माधव। ये तो पिछले 3 महीनों के अंदर ही एमपी में इनको टाइगर रिजर्व का क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है। तो टोटल जो 9 टाइगर रिजर्व हैं एमपी में, उन सभी के नाम मैंने आपको दे दिए हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये तो थी बात माधव नेशनल पार्क की। और
जो एमपी में कितने नेशनल पार्क, कितने टाइगर रिजर्व हैं उसको लेकर के। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग आगे बातचीत करेंगे कि आखिर माधव नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया टाइगर रिजर्व के लिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जिसको आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो पटना सेंटर है हमारा, वहां पर नए बैच की शुरुआत हो रही है और आपको ध्यान में रखना है कि 22 मार्च से एक न्यू बैच बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट को इस बैच को ज्वाइन करना है वो इससे जुड़ी हुई जानकारी हमारे सेंटर पर आकर के ले सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पटना सेंटर में आ सकते हैं और 22 मार्च से बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा वेबसाइट है, आप वेबसाइट का एड्रेस भी देख सकते हैं, वहां पर जाकर के आप कई सारे ऐसे सुविधाएं हैं जिसको आप ले सकते हैं। जैसे आपको मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन चाहिए तो वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीकली न्यूज एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है। एनसीईआरटी के नोट्स जो है, समरीज है, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए या फिर जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आपको चाहिए, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, उसका भी आप फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना है। तो ये दो इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं कि जो माधव नेशनल पार्क, जिसको कि एक टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, आखिर उसे क्यों चुना गया, क्या इससे फायदे हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको कितना फायदा इससे होगा। अब यहां पर कुछ और जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है माधव नेशनल पार्क के बारे में। याद रखिएगा कि जो एमपी में जो है, जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, जो चंबल रीजन है आप देखोगे एमपी का, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माधव नेशनल पार्क। और अगर हम देखें तो इसे जो है नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो माधव नेशनल पार्क है उसे जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1956 में। और जो एमपी का जो है नेशनल पार्क एक्ट 1955 है, उसको पास करने के बाद 1956 में, याद रखिएगा, कि माधव नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और अभी जाकर के इसको क्या मिला है, टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। तो जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट्स हैं माधव नेशनल पार्क को लेकर के, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की, तो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जो टाइगर रिजर्व हमने घोषित किया है माधव नेशनल पार्क को, अगर हम उसके एरिया को देखें तो लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है टोटल टाइगर रिजर्व के एरिया में ऐड होने जा रहा है जब से हमने माधव नेशनल पार्क को क्या घोषित किया है, टाइगर रिजर्व। तो आप देखोगे सरकार का यह प्रयास है कि जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या को, क्योंकि उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र हैं उनके एरिया को भी हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो आप देखोगे कि माधव नेशनल पार्क जो है, जिसे कि क्या घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व, वो जो है लगभग कितना एरिया हमें दे रहा है, तो लगभग 1651। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली याद रखेंगे 1650 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्या है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल होने जा रहा है। जिसमें अगर आप बात करोगे तो कोर एरिया है, बफर जोन है, जहां पर हम आसानी से टाइगर वहां पर रह सकते हैं, उनको खाने पीने की कमी यहां पर नहीं होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों माधव नेशनल पार्क को जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। एक तो हमने देख लिया कि एरिया उसमें ऐड हो ही रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप देखोगे माधव नेशनल पार्क जो है वो जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है और एमपी में जो कूनो टाइगर रिजर्व है, वो दोनों से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों जो टाइगर रिजर्व हैं, अगर हम बात करते हैं रणथंभौर की, कूनो नेशनल पार्क की और यहां पर माधव नेशनल पार्क, अगर हम इन तीनों को जोड़ करके देखते हैं तो ये एक तरीके से कॉरिडोर बना रहा है जहां पर आसानी से टाइगर क्या कर सकते हैं, विचरण आ जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए रणथंभौर कहां पर, राजस्थान में। यहां पर आप सभी जानते हैं कूनो जो
उसको भी कुनो नेशनल पार्क को क्या किया गया, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, जो कि कहां पर है, एमपी में है। और अगर हम माधव नेशनल पार्क को क्या बना दे रहे हैं, टाइगर रिजर्व, तो आप देखो ये तीनों टाइगर रिजर्व जो है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और एक लंबा चौड़ा जो है कॉरिडोर टाइगर्स को मिल जाता है विचरण करने के लिए, आने जाने के लिए। वो शिकार के लिए जो है उनके पास एक बड़ा क्षेत्र होगा, जिससे कि उनकी जो जीवित रहने की क्षमता है ना, सर्वाइवलिटी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो जो माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, इससे सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि ये जुड़ा हुआ है किससे, कुनो नेशनल पार्क से भी, और यहां पर आगे चल करके रणथंभौर जो है उससे भी क्या है, जुड़ा हुआ है। और एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा एरिया जो है टाइगर को देता है, जिससे कि ना तो उनको आवास की कमी होगी, है ना तो उनको हैबिटेट की कमी होने वाली है, ना ही उनके लिए खाने की कमी होने वाली है, क्योंकि इस जंगल, इस पूरे कॉरिडोर में आप देखोगे हिरन है, बाकी सारी चीजें मिलती हैं। तो उनके पास खाने की कमी यहां पर नहीं होगी, जिससे कि उनकी संख्या जो हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलने वाला है, मदद मिलने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात जो है मुझे समझाना था, जिसको कि आपको आप भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर पूरा का पूरा जो बात है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर टिका हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर। हमने देखा कि 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, कहां पर, भारत में, अलग अलग स्टेट को हम मिलाकर के देखें तो। लेकिन हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, इसकी शुरुआत क्यों की गई, और सरकार इसको लेकर कितना सीरियस है। तो थोड़ा सा आप जो है इस पूरे के पूरे इंफोग्राफिक्स को भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आप सभी जानते हैं 1960 के दशक में अगर हम देखें तो भारत में जो है 40,000 के करीब, 40,000 के करीब जो है टाइगर्स के होने की बात कही गई थी। देखिए अंग्रेजों ने तो क्या किया था, हमारे जो जंगल हैं उनका भरपूर उपयोग किया, जानवरों का वो क्या करते थे, शिकार करते थे, उनकी खालों को लेकर के वो पूरी दुनिया में क्या करते थे, बेचते थे। लेकिन अगर आप देखोगे अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे जो जंगल है वहां पर शिकार, और खास करके जो अवैध शिकार है वो जारी रहा। अगर हम टाइगर्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 1960 के दशक में अगर आप देखोगे तो भारत में 40,000 के करीब टाइगर्स मिलते थे। लेकिन तुरंत आप देखोगे कि एक दशक के अंदर ही, एक दशक के अंदर ही इनकी संख्या ड्रास्टिकली क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मुश्किल से 2 से 4,000 के करीब टाइगर्स जो है बचे रह गए। और यहां पर आप देखोगे 1969 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। 1969 में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और देखोगे आप कि 1969 में जो है जो सरकार थी उस समय केंद्र में, उन्होंने क्या किया, जो टाइगर्स हैं उनके जो स्किन यानी कि जो खाल थे उनके व्यापार को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि उस पर रोक लगा दी गई। तो 1969 में बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड कैट स्किन। तो जिस तरीके से उसके स्किन के लिए भारी मात्रा में उसका शिकार हो रहा था, एक बड़ा रीजन था जिसके कारण भारत में जो टाइगर्स की संख्या है वो ड्रास्टिकली क्या हो रही थी, घट रही थी। और उनको बचाने के लिए आप देखोगे सबसे पहले प्रयास शुरू किए गए 1969 में, जब सरकार ने क्या किया, जो टाइगर के स्किन है उसके व्यापार पर रोक लगा दी। उसके बाद आप देखोगे इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया कि आखिर किस तरीके से हम अपने देश में टाइगर्स और बाकी के जो जानवर हैं उनकी हम रक्षा कर सकें। और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आप देखोगे भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया, एक एक्ट लागू किया गया हमारे देश में 1972 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो 1972 में आप देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसका मेन मकसद है कि जो भी ऐसे जानवर जो इंडेंजर कैटेगरी में है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है यानी कि लुप्त प्राय कैटेगरी में चले गए हैं, उनको बचाने के लिए सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में जो है जैसे टाइगर्स के शिकार पर रोक है, आप उनके खाल कर के लिए शिकार नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो भारत में जिनकी संख्या कम हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अवैध शिकार होता है। जैसे एक सींग वाले गैंडे आप देखोगे सींग के लिए उनको मारा जाता है। तो ऐसे कई सारे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जिनकी रक्षा के लिए जो है आप देखोगे सरकार ने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, भारत में इसको लागू किया गया। और इसके लागू होते ही टाइगर्स को बचाने के लिए भी सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए।
और फाइनली 1973 में आप देखोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। और जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका मेन मकसद यही था कि भारत में किस तरीके से जो टाइगर की आबादी है उसको घटने से रोका जाए, उनको विलुप्त होने से रोका जाए, और उनको विलुप्त ही नहीं रोका जाए बल्कि उनकी आबादी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो इस उद्देश्य के साथ आप देखोगे कि भारत सरकार के द्वारा 1973 में क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। यहां से देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, और आप देखोगे कि आ, हाँ, यहां पर आप देखोगे शुरुआत में जो है सिर्फ और सिर्फ 9 ऐसे जगह थी जहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। यानी कि जब शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की तो पूरे देश भर में 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे, जहां पर टाइगर्स के रहने के लिए हमने क्या बनाया था, उनको रिजर्व किया था, जिससे कि उनकी आबादी को हम क्या कर सकें, स्टेबलाइज करके बढ़ाया जा सके। और ये 9 टाइगर रिजर्व के नाम आपको याद होने जरूरी है। मैंने कहा कि स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है जब लॉन्च किया गया था तो पूरे देश में अलग अलग स्टेट में आप देखोगे 9 जगहों को चिन्हित किया गया। हम कह सकते हैं कि 9 टाइगर रिजर्व शुरुआत में घोषित किए गए और वहीं से ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हो गया। मैंने नाम दे दिया है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। मानस आप देखोगे आसाम, जिम कॉर्बेट जो कि कहां पर है, उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। पलामू आप सभी जानते हैं झारखंड में है। पलामू से वो भी टाइगर जब घोषित किया गया और वहां पर सबसे पहले क्या शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर को। तो पलामू है, रणथंभौर है, सिमलीपाल है ना, मालघाट है, बांदीपुर है, और क्या है, सुंदरबन। तो ये 9 ऐसी जगह थी जिनको कि टाइगर रिजर्व घोषित करके बाघों के, टाइगर्स के संरक्षण के लिए जो हमने क्या किया, काम करना शुरू किया। और आज इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो 58 के करीब। तो लगातार आप देखोगे जो भी सरकारें आई 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के शुरू होने के बाद भी उन्होंने क्या किया है, इसको बहुत ही सीरियसली लिया। और सभी के मिलजुले प्रयासों का आज फल मिल रहा है कि हमारे देश में टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के बातें कर ली। थोड़ा सा आप इस इंफोग्राफिक्स को और ध्यान से पढ़ेंगे। पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक पूरा का पूरा आप देखो कि 1969 से टाइगर्स को बचाने की मुहिम शुरू की गई थी। 1973 में क्या शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। आगे चल करके आप देखोगे 2006 में एनटीसीए का क्या किया गया है ना, गठन किया गया था। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें एक अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके आप देखोगे एनटीसीए, एनटीसीए का मतलब क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए बोलते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा अभी स्लाइड में आगे चल करके। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम कार्यक्रम लेकर के आ रहे थे, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे थे, किसके लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, उसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो क्या टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है कि नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए ये देखने के लिए कि प्रोजेक्ट्स लागू सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है कि नहीं, इसके लिए आप देखोगे सरकार ने एक बॉडी का गठन किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनटीसीए, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया, जो कि क्या करता है, अवैध व्यापार वगैरह जो होते हैं जानवरों के, अवैध शिकार जो होते हैं उसको रोकने का काम करता है। तो ये भी एक बहुत ही लैंडमार्क काम था जिसको कि याद आपको रखना है। एनटीसीए के बारे में जो भी टाइगर्स का पॉपुलेशन का एस्टिमेशन है वो कौन करता है, एनटीसीए करता है। इसके अलावा आप देखोगे सरकार ने क्या किया, 2010 में आप देखोगे ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे के रूप में हम लोग क्या करने लगे, उसको बढ़ाने लगे, ताकि दुनिया भर में जो भी बिग कैट्स जहां भी पाई जाती हैं, टाइगर के अलावा और टाइगर भी, उनके संरक्षण को लेकर के पूरी दुनिया में है जागरूकता जो है फैलाई जा सके। तो आप देखोगे 2010 में ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे सेलिब्रेट हमने शुरू किया। ठीक है ना। और यहां पर आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया जब भारत सरकार के प्रयासों के कारण 2023 में जो है आईबीसी यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हमने शुरू किया। देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर मैंने पहले क्लास लिया है, अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो
10 या 11 दिन पहले मैंने जो है क्या किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर के क्लास लिया है, उसको जाकर के आप जरूर देख लेंगे। वहां पर मैंने डिटेल में जो है डिस्कशन किया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है और किस तरीके से इसका फायदा जो है दुनिया भर में जो बिग कैट्स पाए जाते हैं उनको बढ़ाने में होने वाला है। तो थोड़ा सा इस न्यूज को भी आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। मैं कोशिश करूं, मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डलवा दूंगा जिससे कि आपको आसानी से ये वीडियो मिल जाए। तो आईबीसीए को लेकर के मैंने इससे पहले क्लास लिया था, जो जो लोग रेगुलर हैं उनको इस बारे में पता होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स को आपको रेगुलर क्या करना है, देखना है, क्योंकि कभी कभी कंटिन्यूएशन में न्यूज आते हैं और अगर आईबीसीए के बारे में आपको पता है तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट टाइगर समझते हैं तो आपको आईबीसीए को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, रेगुलर रहने का काम हम लोग करेंगे। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जिस टाइगर रिजर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, आखिर वो होता क्या है, उसको बनाया क्यों जाता है, क्या फायदे हैं किसी भी एरिया को, किसी भी नेशनल पार्क को हम अगर टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं तो मैंने क्या कहा कि 1973 में हमने शुरू किया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या शुरू किया था? प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका उद्देश्य क्या था कि टाइगर की जनसंख्या जो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही थी उसको पहले स्टेबल किया जाए और फिर धीरे धीरे कोशिश करके हम क्या करें, टाइगर की जनसंख्या को बढ़ाएं। उनके जो हैबिटेट है यानी कि जो आवास है, घर है, उनका जो नाश हुआ था, जो खत्म हो रहे थे, उनको बचाया जाए, है ना। तो आप देखोगे इसके लिए सरकार को क्या करना था। जैसा मैं कह रहा हूं कि टाइगर्स को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि उनके जो आवास थे यानी कि उनका जो हैबिटेट था उसका कोई नुकसान ना हो, उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, ताकि वो वहां पर अच्छे तरीके से रह सके, विकास कर सके, है ना। और खाने पीने की चीजों की कमी वहां पर उनको महसूस ना हो, जिसके कारण जो है उनका जो पॉपुलेशन है जो ड्रास्टिकली गिर रहा था उसको हम क्या कर सके, बचा सके। वहां पर आपको शिकार पर भी क्या करना होगा, रोक लगाना होगा। तो आप देखोगे सरकार ने इसीलिए क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेसफुल बनाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाना शुरू किया। तो टाइगर रिजर्व बनाने का जो मेन मकसद था वो क्या था, वो क्या था, याद रखिएगा 3 पॉइंट यहां पर क्या है। टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन, मतलब कि क्या है कि बाघों की आबादी की रक्षा करना जो भी बचे हुए थे। दूसरा क्या है, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को क्या करना, मेंटेन करना, यानी कि जैव विविधता को बनाए रखना। और जैव विविधता बहुत जरूरी है ना, मैं बोल रहा हूं कि जो टाइगर्स हैं अगर हम उसका फूड चेन देखें तो वो शिकार करता है, और अगर जंगल में जो है उसके लिए शिकार मौजूद नहीं है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, या तो शहरों की तरफ भागेगा जहां पर उसके लिए मौत लिखी हुई है, या फिर धीरे धीरे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो क्या कहा गया, टू प्रोटेक्ट टाइगर पॉपुलेशन, दूसरा मैंने क्या कहा, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा इसका उद्देश्य था रीस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, रीस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि है ना, क्या किया जाए, पारिस्थितिक संतुलन को बहाल किया जाए। तो सीधी सी बात है, फूड चेन अगर हम देखें तो शिकार करता है कौन, टाइगर। अब उसमें वो डियर है, मतलब कि बाकी उनकी भी संख्या अगर कम हो जाएगी ऑब्वियसली उनका फूड चेन इफेक्ट होगा। तो अगर हम टाइगर रिजर्व जब बनाते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि आप टाइगर का शिकार नहीं करेंगे, उस पूरे एरिया में ही हम शिकार पर क्या कर देते हैं, रोक लगा देते हैं, जिससे कि जो जानवर हैं उनके पॉपुलेशन, हर तरह के जानवर जिनको टाइगर खाते होंगे नहीं खाते होंगे, हर तरह के जानवरों का क्या होगा, विकास होगा, फूड चेन जो है मेंटेन रहेगा। तो आप देखोगे कि ये मेन उद्देश्य था किसको बनाने का, टाइगर रिजर्व को बनाने का। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो पूरा का पूरा थ्योरी है उसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैंने क्या कहा कि किसी एरिया को हमने क्या घोषित कर दिया, टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व का जो कंसेप्ट है उसमें यह कहा गया कि हम एक कोर एरिया क्या करेंगे, बनाएंगे। कोर एरिया का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक माधव नेशनल पार्क है, उसका मैंने बोला कि लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर के उसका एरिया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लगभग 350 के करीब जो एरिया है वो क्या है, कोर एरिया है, उसको क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कोर एरिया। अब कोर एरिया घोषित करने का मतलब यह होता है
कि माधव नेशनल पार्क के इस 350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा। वहां पर ना तो चराई होगी, ना तो पेड़ों की कटाई होगी, मतलब आप जानवरों को चराने के लिए भी वहां पर नहीं जा सकते हैं, वहां पर आप पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, शिकार पर तो रोक लगा ही दिया गया है। कोई किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर नहीं हो सकती। सिर्फ वही लोग उस कोर एरिया में जा सकते हैं। जैसे आप देखोगे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते हैं, उनका काम क्या है, वहां पर पेट्रोलिंग करना। तो उनको छोड़ करके कोई भी बाहरी आदमी जो है वहां पर जा नहीं सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या होता है, कोर एरिया होता है, जहां पर हम किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। यहां पर अवैध शिकार को रोक देते हैं, ठीक है ना, ये सारा चीज। तो यहां पर आप देखोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर एरिया। और यहां पर टाइगर वगैरह जो है क्या करते हैं, घूमते हैं, शिकार करते हैं, उनका पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद का जो एरिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन का मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको हम क्या करेंगे, यहां पर जगह देंगे। यानी कि आप यहां पर आ जा सकते हैं, जो लकड़ियां चुनना है, मान लीजिए कुछ गांव वाव यहाँ पर आसपास हो सकते हैं, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, लकड़ियों को चुनने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, है ना। जो अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको आप उसका दोहन कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे मवेशियों को चराना हुआ तो आप जाकर के क्या कर सकते हैं, उनको चरा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लिमिटेड लिमिटेड टाइम के लिए, या फिर लिमिटेड आप काम कर सकते हैं। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, बफर जोन में होने की इजाजत देते हैं। और उसके बाद जो एरिया है वहां पर रिहायशी इलाके भी हो सकते हैं, है ना, कॉलोनियां भी हो सकती हैं, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से चलती है। तो याद रखिएगा कि ये कंसेप्ट है टाइगर रिजर्व को बनाने का, जिससे कि बफर जोन में और कोर जोन में आप देखोगे कि एक बड़ा लंबा चौड़ा एरिया मिल जाता है किसको, टाइगर्स को, कि वो वहां पर विचरण करें, घूमे फिरें, क्या करें, अपना भोजन तलाशें, जिससे कि उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने के लिए, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। मैंने बता दिया है, इसको कि आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर आप देखोगे मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको बता दिया, जो टाइगर रिजर्व होते हैं उनके बारे में बता दिया। और आप देखोगे टाइगर रिजर्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि टोटल 18 स्टेट ऐसे हैं भारत में जहां पर हमने क्या बनाए हैं, टाइगर रिजर्व बनाए हैं। और अगर हम देखें तो टोटली अगर टाइगर रिजर्व के सारे एरिया को मिलाकर के देखा जाए तो भारत में जो है लगभग लगभग 82,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर एरिया जो है क्या घोषित किया जा चुका है, टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। जो कि हमारे पूरे देश का जो ज्योग्राफिकल एरिया उसका कितना है, 2.3% के बराबर है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस तरीके से जो है क्या किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी सरकारों ने मदद की है, अपना अपना काम किया है। और आज के टाइम में 58 टाइगर रिजर्व भारत के पास हैं। और इन 58 टाइगर रिजर्व में हमने लगभग लगभग 82,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया सुरक्षित रखा है, किसके लिए, टाइगर्स के लिए, जो कि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 2.3% के बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने सारा कुछ आपको यहां पर बता दिया है। बफर जोन का मतलब क्या होता है, कोर जोन का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एनटीसीए के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो मैंने क्या कहा था कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको 2006 में क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था उसमें। और उसके बाद जो है एनटीसीए का हमने क्या किया, निर्माण किया। और इसका काम क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं, इस पर क्या करता है, ये निगरानी करता है। और जो टाइगर पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, यानी कि टाइगर जो सेंसस है वो कौन करता है, तो एनटीसीए, याद रखिएगा। और इसका जो डेटा है वो भी आ चुका है। और एनटीसीए का कहना है 2022 में आप देखोगे 5th रिपोर्ट आई थी किसकी, एनटीसीए की, टाइगर पॉपुलेशन को लेकर के, जिसमें एनटीसीए का यह कहना था कि भारत में कम से कम 3,167 यानी कि 3,167 के करीब टाइगर्स तो हैं ही, कम से कम मैं बात कर रहा हूं। मिनी क्या है, क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम, ये मिनिमम नंबर है ना, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक्चुअली में क्या था आप देखोगे, जो एनटीसीए ने एस्टिमेट दिया था वो क्या दिया था,
कि अगर आप देखोगे तो रेंज उन्होंने बताया था, है ना, जो 22 में 23 में डेटा आया उसमें क्या बताया गया कि मिनिमम 3167 यानी कि 3167 तो मिनिमम ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन उन्होंने एक रेंज दिया था कि इस रेंज के अंतर्गत हमारे देश में टाइगर हो सकते हैं। तो 3167 से लेकर के 3925 के करीब हमारे देश में टाइगर होने की संभावना है। इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ये मैक्सिमम नंबर है और ये क्या है, मिनिमम नंबर है। अगर हम एवरेज की बात करें तो यहां पर कहा गया कि लगभग लगभग ये 82 है ना, 3682 के करीब जो है टाइगर हमारे देश में होने की संभावना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर इन इंडिया की बात करें, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एनटीसीए का डेटा वो क्या कहता है कि मिनिमम 3167, मैक्सिमम 3925 के बीच में टाइगर्स के होने की संभावना है। और अगर हम एवरेज की बात करें तो कहा जा रहा है कि लगभग लगभग जो है 3682 टाइगर्स हमारे देश में है, ठीक है ना। अब फिर से सेंसस होगा तो ये बात पता चलेगी, ठीक है ना, 4 सालों पर एक बार ये सेंसस होता है। अगर हम स्टेट वाइज देखें, देखिए एमपी में 9 के करीब क्या है, टाइगर रिजर्व है। और आप देखोगे कि एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या होने की संभावना जताई गई थी। तो मध्य प्रदेश में अगर हम स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 785 टाइगर्स के होने की संभावना है, यानी कि सबसे ज्यादा टाइगर आज के टाइम में कहां पर है, तो एमपी में है। इसके अलावा सेकेंड पोजीशन पर कौन है, कर्नाटका 563, और थर्ड पोजीशन पर यहां पर कौन है आपका, उत्तराखंड, और फोर्थ में है कौन, महाराष्ट्र। तो कम से कम ये 4 स्टेट के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा करंट अफेयर्स में, स्टैटिक जीके में, कि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर पाए जाने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश में है 785, सेकेंड पोजीशन पर कौन है, कर्नाटक, थर्ड में कौन है, उत्तराखंड, और फोर्थ पर कौन है, महाराष्ट्र। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैंने आपको डिटेल में जो है डिस्कशन कर लिया है कि आखिर जो माधव नेशनल पार्क है उसे जो है क्यों टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और जो मैंने बताया था कि किस तरीके से एक लंबा चौड़ा कॉरिडोर ये प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि ये राजस्थान से लेकर के आप देखोगे एमपी तक, कूनो भी इससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये सारे जो कॉरिडोर हैं वो क्या है, टाइगर्स को एक तरीके से बड़ा हैबिटेट मौजूद मुहैया कराते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर पर हमने बात की, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। काफी सारी छोटी छोटी जानकारियां इसमें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट हैं। सभी को आप क्या करेंगे, एक बार अच्छे तरीके से नोट डाउन जरूर कर लेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो मैंने आपको बैच को लेकर के जानकारी दी है, 22 मार्च से जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, उसको लेकर के अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे पटना सेंटर पे आ सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।